स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के YouTube चैनल पे। प्राचीन भारत की श्रृंखला में हम सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। उसके दो पार्ट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ चुके हैं कि वहां से क्या क्या चीजों की खुदाई की गई और किन किन चीजों के प्रमाण हमें वहां से प्राप्त हुए। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखने जा रहे हैं आगे लोथल गुजरात। तो आइए बात करते हैं। देखिए, लोथल गुजरात से अगर मैं बात करूं तो यहां से गोदीवाड़ा की प्राप्ति होती है, जो कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना थी, जिससे हमें पता चलता है कि सिंधुवासी जो थे वे अपनी वस्तुओं का आयात और निर्यात भी करते थे, जिसके लिए उन्हें बंदरगाहों की जरूरत पड़ती थी और इन बंदरगाहों के माध्यम से, बड़े बड़े जलयानों के माध्यम से वो अपनी वस्तुओं का विक्रय करते थे। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा आपके पास बंदरगाह था, जहाँ पे कई आपके पास जो बड़े जलयान होते थे वे आकर रुक सकते थे और सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है ये सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला मैं बात करूं तो यहाँ से युग्मित समाधान के भी प्रमाण मिले हैं। युग्मित समाधान का मतलब होता है कि महिला और पुरुष दोनों को एक साथ अलग अलग जगह पर और थोड़ा सा साथ में, यानी साथ में महिला और पुरुष को गाड़ देना, है ना। जमीन में दफनाने की जो प्रक्रिया थी, वहां पे जब खुदाई की गई तो वहां पे एक महिला और पुरुष की एक समाधान मिला है। तो इसको जब महिला और पुरुष को साथ में दफनाते तो उस प्रक्रिया को युग्मित समाधान कहा जाता है। आगे मैं बात करूं तो हमारे पास लोथल से हाथी पालने का भी प्रमाण मिलता है और हाथी दांत का एक पैमाना दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी का भी लोग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रयोग करते थे और हाथी दांत का पैमाना भी प्रयोग में किया जाता था और हाथी काफी मूल्यवान धातु, हाथी काफी मूल्यवान पशु माना जाता था उस टाइम में। आगे फारस की एक मोहर मिली है जो कि बेलनाकार थी, जिससे पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फारस के साथ भी व्यापार करते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं मोहर की तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुल आपके पास 3 प्रकार की मोहरें पाई गई है, जिनमें पहली मोहर आपके पास एक मोहर आयताकार में थी, दूसरी वर्गाकार और तीसरी मोहर आपके पास गोलाकार में थी। ये 3 प्रकार की मोहरें हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हैं, जिनमें आपके पास जबकि फारस की जो मोहर थी वो बेलनाकार दर्शाती है। आगे मैं बात करूं तो कालीबंगा से हमें काले रंग की चूड़ियों की प्राप्ति हुई है और जुते हुए खेतों का भी साक्ष्य मिलता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती का भी प्रयोग करते थे और खेतों में भी अनाज बोते थे। आगे यहाँ से अग्नि वेदिकाओं की भी प्राप्ति होती है, जो कि दर्शाता है कि कालीबंगा के जो लोग थे या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पूजा पाठ, धर्म पूजा, है ना, इन सिद्धांतों पे भी विश्वास करते थे। तो अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पे ये लोग यज्ञ करते थे और उसकी पूजा करते थे, है ना। यज्ञ में आहुति चढ़ाना, यज्ञ पूजा करना, तो ये सभी काम ये लोग करते हैं। तो अग्नि वेदिकाओं से ये साक्ष्य मिले हमें। आगे अगर मैं बात करूं, आगे हमारे पास लिखा है कि कालीबंगा एकमात्र स्थल है जहां से घरों के फर्श पर डिजाइन प्राप्त हुए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए गए थे, जो घरों का जो फर्श होता है जिसे हम आंगन कहते हैं, तो वहां पे ये लोग चित्रकारी का प्रयोग करते थे और भांति के डिजाइन प्राप्त हुए हैं यहाँ से, यानी ये लोग चित्रकारी और आपके पास डिजाइन बनाने में भी निपुण हुआ करते थे। आगे कालीबंगा से भूकंप का साक्ष्य मिला है। देखिए, भूकंप के साक्ष्य वैसे कई जगहों से मिले, लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे पहले साक्ष्य, तो सबसे पहला साक्ष्य आपके पास भूकंप का कालीबंगा से प्राप्त होता है। और जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसका विनाश का भी एक कारण माना जाता है कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया था और कई विद्वानों का ये मत है कि भूकंप का भी वो मिलता है कि जिक्र कि भूकंप, क्या पता कि भूकंप के कारण इतनी बड़ी जो हमारे पास सभ्यता थी वो कहीं दफन हो गई। आगे चुनौदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है आपके पास, यहाँ से हमें एक जले हुए कपास का प्रमाण मिलता है
और साथ साथ में मिट्टी की बैलगाड़ी का एक खिलौना दर्शाता है कि उस समय खिलौनों के रूप में मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता था। आगे यहां से मनके बनाने का भी कारखाना मिला। तो मनके आपके पास माला में पिरोए जाते थे और बड़ी मात्रा में मनके बनाने का कारखाना इंगित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपके पास अंधविश्वास, पूजा पाठ पर आदि पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक, आपने पढ़ा होगा कई जगहों से हमें काले रंग के धागे और ताबीज बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए, जो कि एक समाज को इशारा करते हैं कि ये काफी अंधविश्वास को मानते थे। आगे यहां से लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है, जो दर्शाता है कि आपके पास जो कि महिलाओं के जो कि सौंदर्य से संबंधित जो चीजें होती थी उनका भी सिंधु घाटी की जो महिलाएं थी वे काफी मात्रा में प्रयोग करती थी और लिपस्टिक का प्रयोग होना ये दर्शाता है। ठीक है, इस सौंदर्य प्रशासन के सौंदर्य को काफी महत्व दिया जाता था। आगे मैं बात करूं धोलावीरा गुजरात की, तो यह एकमात्र ऐसा टीला था जो 3 टीलों में विभक्त थे। देखिए, अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता बेसिकली आपके पास 2 टीलों में विभक्त थी। कुछ इस तरीके की शेप में ये विभक्त थी। ये प्रत्येक सिंधु स्थल आपके पास 2 टीलों में विभक्त था। ये वाला टीला जो था, ये टीला आपके पास कहलाता था पूर्वी टीला। इस टीले को नाम दिया जाता था पूर्वी टीला और इस टीले को नाम दिया जाता था पश्चिमी टीला। अब पूर्वी जो टीला था, ये वाला पूर्वी टीला, इस टीले में आपके पास श्रमिक जो मजदूर वर्ग रहता था, वो जो मजदूर वर्ग रहता था वो पूर्वी टीले में निवास करता था, जबकि यहाँ पे राजा और जो कि व्यापारी वर्ग था वो पश्चिमी टीले पर निवास करता था। अगर मैं बात करूं नगर नियोजन की, तो नगर नियोजन विशेषता पश्चिमी टीले की विशेषता है, न कि पूर्वी टीले की। लेकिन जब बात करें धोलावीरा गुजरात की, तो धोलावीरा गुजरात ये एकमात्र ऐसा स्थल प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी से जो 3 टीलों में विभक्त था, जबकि संपूर्ण सिंधु स्थल 2 टीलों में विभक्त था। और यहां से एक बहुत बड़ा स्टेडियम की भी प्राप्ति होती है, जिसका यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आपके पास लोग होते थे वे सामूहिक लड़ाई या कहीं पे कुश्ती होता था, हाथी होता, हाथी को पागल हाथी को वश में करना, इस तरीके के खेलों का आयोजन किया जाता था, जहां पे भारी मात्रा में पब्लिक आती थी, लोग आते थे, लोग बैठते थे और स्टेडियम की प्राप्ति होना जो दर्शाता है। आगे मैं बात करूं तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता की जल प्रबंधन प्रणाली की मैं बात करूं तो सबसे उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली आपके पास धोलावीरा की मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं कहीं पे आपके पास नालियां बनी थी जो कि जल निकासी के लिए बनी थी, और कहीं कहीं जगह पे अगर हम देखें तो नालियों में आपके पास लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। इस तरीके की जो नालियां होती थी उनमें लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था और ऊपर का जो हिस्सा था कई स्थानों पर खुला भी रखा जाता था, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं धोलावीरा की, तो यहाँ की जल प्रबंधन और जल निकासी प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अच्छी मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा में जो नालियां होती थी आपके पास नालियों पक्के सीमेंट से बनी होती थी और ऊपर से इसे एक चेम्बर या सीमेंट के माध्यम से इसे बंद किया जाता था। पूरे चौराहों पर कूड़ेदान लगाए जाते थे जिनमें आपके पास छिद्र बनाए जाते थे छोटे छोटे, ताकि पानी उनसे निकला जा सके। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ईंटों का प्रयोग हुआ था नालियों में। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं सुरकोटदा की, तो सुरकोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, जो दर्शाता है कि ये लोग यहाँ पे घोड़े का भी प्रयोग करते होंगे या हो सकता है कि आर्य लोगों की ये हो। आगे रंगपुर गुजरात की मैं बात करूं तो यहाँ से हमें अग्नि वेदिकाओं की भी प्राप्ति होती है, यानी ये लोग आपस में पूजा पाठ के आसपास कर्मकांड इनको भी मानते थे और पूजा भी की जाती थी। यज्ञ वेदिकाएं जो दर्शाती है यज्ञ के माध्यम से ये लोग भगवान को अर्पण देते थे। ठीक है, तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता का जितना पोर्शन बचा था पहले पार्ट का वो आज हम कवर कर चुके हैं। पहले पार्ट में हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पढ़ चुके हैं। आज हमने लोथल,
धोलावीरा, कालीबंगा, चुनोदड़ो, सुरकोटदा और रंगपुर के बारे में पढ़ लिया है। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम आपके पास नगर नियोजन से संबंधित जो व्यवस्थाएं थी उनको पढ़ेंगे। किस तरीके के सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाए जाते थे, घरों के मापदंड क्या होते थे, कितने प्रकार के घर बनाए जाते थे, कितने मंजिला घर बनाए जाते थे, तो वे सारी चीजें पढ़ेगी। बाद बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।